Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आज एक ऐसे मुद्दे पर बात जो इस समय देश में काफ़ी गूंज रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी चीफ के संस्थापक हैं और प्रमुख दलित नेता के रूप में इस समय उभर रहे हैं, मैं इन्हें कहूँगा कि वो बन चुके हैं। उनको जो 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस का दिन था, उस दिन हैदराबाद में अपनी रैली में जाने से पहले ही रोका गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस और अलग अलग राज्यों की पुलिस बार बार गिरफ्तार क्यों करती है और उन्हें अपने जीवन का इतना सारा समय जेल में या हिरासत में क्यों रहना पड़ा। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर गिरफ्तार रख दिया जाना चाहिए? 2017 से दरअसल ये कहानी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चल रही है और वो मई महीने की गर्मियाँ थी जब सहारनपुर के शब्बीरपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नष्ट करने का मामला था, फिर दलित उत्पीड़न का मामला हुआ, फिर जवाबी हिंसा और प्रतिहिंसा हुई, कई सारे घर जलाए गए, उसमें लोगों की ज़िंदगियां भी गई। वो मई महीने का पहला हफ्ता था जबकि शब्बीरपुर सहारनपुर में हिंसा की घटनाएं हुई और उसके लगभग एक महीने बाद चंद्रशेखर आज़ाद को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। फिर आगे चलकर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो NSA है, जो बहुत गंभीर धारा है, आमतौर पर इस तरह के मामलों में नहीं लगाई जाती है, वो लगाई गई और NSA दो बार लगाई गई। लंबे समय तक वो गिरफ्तार रहे, फिर वो वहाँ से वो छूटते हैं, उसके बाद अपने आंदोलनों में जाते हैं, कई जगह उन पर पाबंदियाँ लगती हैं। फिर दिल्ली में रविदास मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश होती है, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। रामलीला मैदान में ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों लोग, लाखों तो नहीं कहूँगा, वो लाख के आसपास की कैपेसिटी है उस मैदान की, लाख के आसपास लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। फिर वहाँ से लोग वाल्मीकि जो रविदास मंदिर है, रविदास गुरु घर जिसको लोग कहते हैं, उसकी ओर जाते हैं और वहाँ पर फिर तोड़फोड़ होती है, हिंसा होती है, पुलिस की लाठियाँ चलती हैं और वहाँ पर फिर से चंद्रशेखर गिरफ्तार किए जाते हैं और फिर काफ़ी समय उनको फिर जेल में रहना पड़ता है। अगला वाक़या जो है वो फिर आप देखिए तो जामा मस्जिद पर जो प्रोटेस्ट होता है CAA NRC के खिलाफ, और वो उस प्रोटेस्ट में वहीं पर चंद्रशेखर गिरफ्तार किए जाते हैं और 3 हफ्ते से ज़्यादा समय उनको फिर जेल में रहना पड़ता है। पुलिस उनको बेल देने का विरोध करती है। आखिरकार जज कामिनी लॉ उनको इजाज़त देती हैं कि वो उनको अब बेल मिल जाए और बाहर आते हैं। हालांकि ढेर सारी पाबंदियां लगती है, दिल्ली नहीं आने की पाबंदी लगती है, फिर वो दिल्ली आने की इजाज़त दे दी जाती है। उसके बाद उसी मुद्दे पर जब वो हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने से पहले ही वो क्या बोलेंगे नहीं पता। वो इस समय 26 जनवरी का दिन है, वो जाकर अगर संविधान का प्रियम्बल किसी सभा में पढ़ना चाहते हैं तो कोई कह सकता है कि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये इजाज़त उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये सारी सुविधाएं और ये सारे अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनको फिर दिल्ली का टिकट पकड़ाकर एयरपोर्ट लाकर छोड़ा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि वो दिल्ली की फ़्लाइट में से दिल्ली आ जाएं। इस तरह से उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो भी प्रभावित होता है। तो एक नेता 2 साल के अंदर में इतनी बार गिरफ्तार हो रहा है और जेल जा रहा है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो चंद्रशेखर को लगातार सरकार की नज़र में एक ऐसा व्यक्ति बना रही है जिसको वो चाहती है कि वो जेल के अंदर रहें या गिरफ्तार रहें या वो अपनी सामान्य राजनीतिक गतिविधियां या सामाजिक गतिविधियां न कर पाएँ, जो आमतौर पर सारे लोग करते हैं और किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है। तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और मुझे लगता है खास करके हैदराबाद की अगर घटना का जिक्र करें तो हैदराबाद में जो सरकार है वो TRS की सरकार है और वो सरकार अगर आप देखें तो आंदोलन से बनी हुई सरकार है, आंदोलन से बना हुआ राज्य है। तेलंगाना राज्य को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और उसमें कई बार हिंसा और प्रतिहिंसा भी हुई, ढेर सारे लोग मरे हैं। और जो सरकार आंदोलन से बनी है, जो पार्टी आंदोलन की पार्टी है, वो वही पार्टी एक आंदोलनकारी को हैदराबाद में सभा नहीं करने देती है। तो ये एक बहुत दिलचस्प पॉलिटिकल फिनोमेना है। तो ये जो कहना है कि चंद्रशेखर को सिर्फ बीजेपी की सरकारें गिरफ्तार करती है, ऐसा नहीं है।
चंद्रशेखर को लेकर जो एक आशंकाएं, डर या वो उसको मैं उस एग्जैक्ट वो शब्द क्या होना चाहिए, आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि वो कौन सी चीज़ है जो कि एक गैर भाजपा सरकार को भी जिस बात के लिए प्रेरित करती है कि चंद्रशेखर को हैदराबाद में रैली न करने दी जाए। तो ये जो वहाँ का एक राजनीतिक संतुलन है जिसमें कि दलितों का बड़ा हिस्सा भी तेलंगाना राष्ट्र समिति को वोट डालता है, तो ये किसी भी तरह का इसमें जो कोई उथल पुथल, कोई एक नया फैक्टर न आए, मेरे ख्याल से अभी तक चिंता चंद्रशेखर को लेकर अगर वहाँ की सरकार की रही होगी तो इतनी ही रही होगी कि ये नया फैक्टर पता नहीं कैसे प्ले आउट करेगा, आगे चलकर वो क्या शक्ल लेगा। तो चंद्रशेखर को वहाँ पर सभा न करने देने के पीछे शायद यही मंशा होगी कि वहाँ का जो पॉलिटिकल बैलेंस है, जिसमें कि दलित, मुस्लिम और बहुत सारे और सामाजिक समूह तेलंगाना राष्ट्र समिति को वोट देते हैं, वो सामाजिक संतुलन वहाँ की सरकार बनाए रखना चाहती है और उसमें किसी भी तरह के बिगड़ाव की, किसी भी तरह के डिसरप्शन की कोई भी गुंजाइश भी वहाँ की सरकार नहीं पैदा करना चाहती, इसलिए चंद्रशेखर को वहाँ पर नहीं बोलने दिया जाता है। इसके अलावा बीजेपी का जो चंद्रशेखर को लेकर जो अप्रीहेंशन है वो बहुत जायज़ है, क्योंकि वो दलित, मुस्लिम, ओबीसीज वगैरह की यूनिटी की बात कर रहे हैं। वो एक ग्रैंड सोशल कोएलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वंचित जातियों की, जो कि बीजेपी के विराट हिंदुत्व के एकदम एक काउंटर नैरेटिव है कि उनका जो विराट हिंदुत्व है उसके अंदर जो कास्ट के फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन पर असल में चंद्रशेखर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, उसी पर वो दरअसल चल रहे हैं, उसी को वो अपनी कैपिटल के तौर पर, अपनी पूंजी के तौर पर वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी को कतई झूठ नहीं करता है कि हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी है, हिंदू मुस्लिम का जो द्वैत है, इसके मुकाबले कोई भी ऐसी चीज़ जो कि विराट हिंदू का जो एक पूरा गोल है, पूरा एक स्पेस है, उसके अंदर की फॉल्ट लाइन बढ़े, उसके अंदर कोई बिखराव आए, उसके अंदर का एक हिस्सा ये कहे कि हिंदू होने के नाते आप यहाँ पर मेरे साथ जो भेदभाव करते हैं वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस ना आए, ये बीजेपी की मंशा होगी। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि CAA-NRC की लीडरशिप में किसी भी हालत में चंद्रशेखर जैसा कोई नेता न हो जो वहाँ के विराट हिंदू फोल्ड के फॉल्ट लाइंस को और गहरा करता हो। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की राजनीतिक गतिविधियों को इस तरह से लगातार बाधित किया जाएगा। हालांकि इतिहास ये भी बताता है कि इस तरह की बाधाओं से किसी नेता का बढ़ना नहीं रुकता है। हालांकि चंद्रशेखर की समस्या ये भी है कि अभी उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक उनका व्यक्तित्व की चमक है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर सभा हो जाती है, वरना कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उनके लिए सभाएँ ऑर्गेनाइज करें, उनके यात्रा का बंदोबस्त, ये सारे इशूज़ आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर इसको रिजॉल्व कर पाएँ, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई ऑल इंडिया पार्टी आज नहीं है। अब वो उनकी कर्नाटक में सभा होने वाली थी, वो नहीं हो पा रही, क्योंकि हैदराबाद से वो कर्नाटक जाने की जगह उनको ज़बरदस्ती दिल्ली भेज दिया गया है। तो इस तरह की पाबंदियों के बीच एक नेता का, वो भी दलित समुदाय का नेता, जिसको ऑब्वियसली उस तरह का मीडिया में ट्रैक्शन नहीं मिलता है, उस जो मीडिया में कन्हैया जैसे नेताओं को जो स्पेस मिला, उस स्पेस के लिए चंद्रशेखर 2 साल में भी आज भी वो उसके लिए तरसते होंगे। अगर, या फिर हो सकता है कि उसको नेगोशिएट कर लिया होगा कि ठीक है मीडिया नहीं भी है तो मैं अपना काम करता रहूँगा। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और बाकी सारी चीज़ें इस समय चंद्रशेखर के साथ नहीं हैं। जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी के लोग बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर नहीं हैं। तो ये सारे हैंडीकैप के बीच में एक नेता उभरता है और उसको लेकर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, इतनी सारी पाबंदियां लगती हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये नेता किस तरह से खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों के बीच वो कैसे खुद को नेगोशिएट करता है, क्योंकि नेतृत्व की परीक्षा ऐसे ही कठिन क्षणों में होती है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस व्यक्ति पर नज़र बनाए रखें। एक एनालिस्ट के तौर पर, एक सोशियोलॉजी के विद्यार्थी के तौर पर मेरी भी नज़र उस व्यक्ति पर होगी और कोई नया डेवलपमेंट होता है, जैसे अभी हैदराबाद वाला हो गया तो मैंने आपको उसको अपडेट किया, तो ऐसी कोई अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट जब भी होगा उस व्यक्ति के साथ तो मैं आपको लगातार अपडेट कराऊंगा। दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है कि आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।